नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलौदाबाजार की। नाले में स्कूली बच्चों से भरा वाहन गिर गया। विवेकानंद पब्लिक स्कूल का वाहन है, नाले में गिरा है। घटना में 4 बच्चे घायल हुए हैं। सभी बच्चों का भटगांव के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। ड्राइवर पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लग रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बलौदाबाजार से आपको बता रहे हैं। नाले में गिरा है स्कूली बच्चों से भरा वाहन। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या है पूरा मामला? कहीं एक बड़ी घटना भी से कही जा सकती है, क्योंकि स्कूल जो वाहन है वो बच्चों से भरी हुई थी। बच्चों को जो स्कूल वाहन लेकर जा रहा था और कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। कोई कहा जा रहा है, कयास लगाई जा रही है कि जो वाहन चालक है वो नशे की हालत में भी थे। इसके कारण एक बड़ी दुर्घटना बहुत मुश्किल में बची है। और वहीं आपको बता दूं कि इस बड़ी घटना में 4 बच्चे भी घायल हुए हैं, जो सभी बच्चे भटगांव के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बिलाईगढ़ विधायक चंद्र देवराय इसके लिए प्रतिनिधित्व की है और घायल जो बच्चे हैं उनके इलाज, प्राथमिक इलाज और बाकी जो इलाज है उसको कराने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि अगर एक घटना वाहन चालक नशे में नहीं होता तो शायद ये घटना नहीं हो पाती। ग्रामीण कह रहे हैं कि जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं वो नशे के कारण ही हुई है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रीतू जी, बहुत शुक्रिया योगेश। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने श्रमिक संघ पर आरोप लगाए हैं। संयुक्त खदान मजदूर संघ पर आरोप लगाए हैं। संयुक्त खदान मजदूर संघ आदिवासी विरोधी श्रमिक संघ ने एनएमडीसी के खिलाफ आदिवासी बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के विरोध में रैली निकाली थी। श्रमिक संघ की रैली का कांग्रेस ने विरोध किया। 8 सितंबर से 12 पंचायत के युवा बेरोजगार आदिवासियों के साथ एनएमडीसी बचेली में लेबर सप्लाई में नियुक्ति प्रदान करने के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके विरोध में मजदूर यूनियन एसकेएमएस ने एक रैली निकालकर बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, यदि कोई आंदोलन कर रहा हो तो कोई दूसरी संस्था किसी के आंदोलन का विरोध किया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप 12 पंचायत के लोग आदिवासी 12 पंचायत के जितने युवा युवती एनएमडीसी के खिलाफ 8 तारीख से 4 दिन का अपन धरना प्रदर्शन किया था एनएमडीसी गेट के पास। हम आदिवासियों का विरोध में एक रैली निकाल के वो आदिवासी विरोधी होने का एक संगठन एसकेएमएस ने अपने आप को साबित किया। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला अमेरी गांव का है, जहां की रहने वाली दीपमाला कर्माकर के घर में घुसकर बदमाशों ने लाठी डंडे से बेदम पिटाई कर दी। महिला के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में नकाबपोश बदमाश महिला के घर में घुसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हैलीहाजा कॉलोनी निवासी कपिल त्रिपाठी आए दिन इलाके की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे परेशान महिलाएं शिकायत लेकर एसपी ऑफिस जाने वाली थी, जिसकी भनक कपिल त्रिपाठी को लग गई। जिसके बाद कपिल त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला की बेदम पिटाई कर दी। अंतर्गत सरेंद्र नगर कॉलोनी जो गुरु अमेरी गांव स्थित वहाँ की महिला ने सकरी थाना आगे रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 अज्ञात युवक जो 2 स्कूटी वाहन में थे उसके घर आगे उसके साथ मारपीट की है। सकरी पुलिस थाने में इसके एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का सरगुजा रियासत से पुराना कनेक्शन था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपने गुरु करपात्री महाराज के साथ सन 1983 में अंबिकापुर आए थे और राजमहल के राधा वल्लभ मंदिर के पास उनके लिए विशेष रूप से कुटिया बनाई गई थी, जिसमें करीब 7 दिनों तक रुके थे। इस दौरान कई लोगों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से गुरु दीक्षा लिया था। सरगुजा रियासत के जानकार बताते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और उनके गुरु करपात्री जी की विशाल शोभा रथ यात्रा निकाली गई थी।
राजभवन के जीप को रथ बनाया गया था और उसी दौरान निकाली गई तस्वीर में महारानी देवेंद्र कुमारी और उनके बगल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारिका मठ और ज्योति मठ के शंकराचार्य थे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में निधन हो गया था, जिन्हें आज समाधि दी गई। शंकराचार्यों का सरगुजा रियासत से बहुत पुराना संबंध है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जिनका अभी निधन हुआ, अक्टूबर 1983 में आए थे, 5-7 दिन के लिए आए थे। महाराज एम.एस. सिंहदेव के भाई कक्कू राजा महाराज कुमार जगदीश्वर शरण सिंहदेव हैं, उनका ससुराल माने गांव गोटे गांव नरसिंहपुर के पास में है। तो उनके ससुर साहब जो थे ठाकुर शशि भूषण सिंह, जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी थे, उनका बचपन से मित्रवत संबंध था। शंकराचार्य जी और उनका बचपन का साथ था। तो उनके कहने पे सरगुजा आमंत्रण किया गया था, तो शंकराचार्य जी यहाँ आए थे। तो जो कृष्ण मंदिर है माई साहब का पैलेस कोठी घर के पास में, उसमें वो ठहरे थे 5-7 दिन वहाँ। तो वहाँ डेली उनका नियमित रूप से प्रवचन होता था शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास में, और लोग वहाँ एकत्रित होते थे। इस बीच में शंकराचार्य जी ने कई लोगों को दीक्षा दिया, जो अलग अलग इष्ट देव के आराधक हैं, वो सबको अपना अपना कुल देव वगैरह का दीक्षा दिए थे। तो इनका अंबिकापुर जब आगमन हुआ तो राजमाता देवेंद्र कुमारी भी थी, महाराज त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह जो देव जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी यहाँ थे। तो अंबिकापुर में उनकी शोभा यात्रा निकली थी। बालोद जिले के डूबान क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों और उनके परिवार के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया, जिसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और मछुआरों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मछुआरों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। मछुआरे तांदुला जलाशय और गोंदली जलाशय के डूबान क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनकी लगानी जमीन और मकान जलाशय में डूब चुके हैं, जिसके चलते मछुआरे आसपास रहकर डूबान क्षेत्र में मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। जबकि मछुआ नीति के हिसाब से पहले प्राथमिकता स्थानीय मछुआ समिति को दी जानी चाहिए, लेकिन उनके लाभ नहीं मिल रहा। मछुआरों की मांग है कि 2002 के गरीबी रेखा के सर्वे सूची को निरस्त कर वर्तमान सर्वे सूची के अनुसार सभी मछुआ समिति के सदस्यों को सेविंग फंड रिलीज का लाभ दिया जाए। जिला का आधा मछुआ सोसाइटी सदस्य सब पहुंचे हैं और जितने भी आए हैं वो डुबान प्रभावित किसान मजदूर हैं। अपने हक की मांग रखे हैं शासन से कि बांध जो जलाशय में जो है वो उसमें हमारा पूरा पूर्वज की संपत्ति डूबा है, घर डूबा है, खार डूबा है। तो उस डैम में हम मछली पकड़ते हैं और मारते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। बस उसी को हमको दीजिए और जो नियमावली जो शासन ने बनाया है उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। और अब बात शराब दुकान में लाखों की चोरी की। जगदलपुर में शराब दुकान का ताला तोड़कर चोर 10 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। घटना बोधघाट थाना के गीडम रोड के पास शराब दुकान की है। लगातार 2 दिन बैंक बंद होने से नकदी दुकान में रखी हुई थी। चोरों ने ताला तोड़ने के बाद सीसीटीवी भी तोड़ा और उसे भी साथ ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। बोधघाट थाना क्षेत्र में एक देशी विदेशी मदिरा दुकान है, जिसका जो कैश काउंटर तिजोरी है उसको तोड़ करके कैश लेकर के गए हैं और चोरी की घटना हुई है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। बात होगी शराब दुकान खुलने से पहले होने वाले विरोध की। कांकेर के कोकानपुर में खुलने जा रही अंग्रेजी शराब दुकान का गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दुकान नहीं खोलने को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इधर जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद दुकान खोलने का निर्णय लेने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दुकान खोली गई तो आंदोलन होगा। हम दारू भट्टी बंद कराने के लिए गए हैं। हमारे गांव के अंदर में ना दारू भट्टी खुल रहे हैं, तो दारू भट्टी गांव के अंदर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गांव में दारू भट्टी खुलेगा, कौन से शहर में नहीं खुलती है तो हमारे गांव देहात में कैसे खुलेंगे? कोकानपुर बस्ती के अंदर मतलब मेरे घर से 10 मीटर दूरी में मतलब दारू भट्टी खुलना है, तो उसको बंद कराने के लिए। हाँ, घर में
पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, जवान बच्चे हैं, और गांव बस्ती अंदर में मतलब दारू भट्टी नहीं होना है ऐसे करके। हम लोग आज कलेक्टेड आए हैं, हमारे गांव में दारू भट्टी खुलने जा रहा है, उसको बंद करवाने के लिए। और पिछले बैठक में शायद प्रस्ताव दिए थे, और उसके बाद हमारे पूरे ग्रामवासी के लोग कहे भी थे कि कुरर नाका से मावली पर हमारे ग्राम के जहां सीमा है वहां तक चिरामा रोड में कहीं दारू नहीं खुलेगा। रायपुर से बड़ी खबर है, गणेश विसर्जन झांकी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद झांकियां निकलेंगी। बता दें आपको, शारदा चौक से जय स्तंभ, सिटी कोतवाली, सदर बाजार, कंकाली तालाब, लखीनगर होते हुए झांकियां निकलेंगी। सुरक्षा में 500 से अधिक बल तैनात किया गया है। आला अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में झांकियां निकलने वाली हैं। गणेश विसर्जन है और झांकियों का पूरा तैयारी जो है कर ली गई है। गणेश विसर्जन की झांकी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, झांकियां निकलने वाली हैं आज, कल निकलने वाली थी, मौसम खराब की वजह से आज निकल रही हैं। किस तरह की तैयारियां, कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए उत्साह और तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये तैयारियां देख लीजिए कि किस तरह से सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात है। 500 से अधिक तैनाती यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे देखिए पहली जो झांकी है हम वो आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कि देख लीजिए जो पहली जो झांकी है वो यहाँ पे खड़ी है। ये देख लीजिए, ये झांकी जो है शारदा चौक रूट से जो आ रही है वो झांकी, पहली झांकी यहाँ पे मौजूद है। ठीक 9 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये जो झांकी है यहाँ से निकलेगी। मतलब ये शारदा चौक का जगह है, यहाँ पे नंबरिंग की जाएगी और नंबरिंग करने के बाद जो है वो झांकी यहाँ से रवाना होगी, यहाँ से प्रस्थान करेगी। ये पहली झांकी है, देख लीजिए। यही झांकी जब पहले निकल के जाएगी तो जयस्तंभ चौक के पास जो है वो काउंटिंग होगी, और पहली झांकी जो है ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दरअसल 2 साल कोरोना काल में जाने के बाद जो है कोरोना काल में झांकी नहीं निकल पाई थी, और यही वजह है कि आज जो लोगों का उत्साह है वो अपने चरम पे है। प्रदेश भर से जो लोग हैं जो वो यहाँ पे झांकी देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो जो भीड़ है वो काफी भीड़ है, लेकिन जो प्रशासन ने तैयारियां की है वो तैयारी भी पुख्ता है। कि देख लीजिए ये झांकी है, ये पहली झांकी है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देख लीजिए ये झांकी बड़े ही तैयारियों के साथ इस झांकी को तैयार किया गया है। तमाम तरह के देख लीजिए झांकी का जो स्वरूप है वो हम अब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही झांकी जो है पहले नंबर पे जाएगी जयस्तंभ चौक पे, और उसके बाद शारदा चौक होते हुए जो ये झांकी है आगे के लिए बढ़ेगी। तमाम लोग देख रहे, दूर दूर से जो लोग आए हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि जो तमाम झांकी को देखने आए। मैडम कहाँ से आए हो आप, कैसा लग रहा है? रायपुर से। 2 साल बाद निकले हो, कैसा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। क्या देख रहे हो? झांकी देखने आए हैं, गणेश जी विसर्जन के। क्यों बताइए कैसा लग रहा है? 2 साल बाद झांकी निकल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से ज्यादा और अच्छा हो गया। हाँ, ये बच्चों को लेके भी आप आए हैं? जी हाँ। कितना उत्साह है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह है। आप बिल्कुल देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से जो 2 साल के बाद जो झांकी निकली है उसी का जो स्वरूप है यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। पहली झांकी है, शारदा चौक से लेके तात्यापारा चौक तक जो है झांकी की कतार लगी हुई है। शारदा चौक पे ही नंबरिंग की जा रही है, यहीं पे एंट्री की जा रही है। अब इसके आगे ठीक दूसरी तरफ जो है वो एमजी रोड का इलाका है। एमजी रोड पे भी जो झांकियों की जो कतार है वो लग चुकी है, पूरी दूर तक जो है वो झांकियां नजर आ रही है। ठीक 9 बजे का वक्त तय है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है कि जब 9 बजेगा तभी जाके जो है पहली झांकी जो है यहाँ पे निकलेगी, और उसके बाद जो है तमाम जो झांकियां हैं वो कतार बद्ध होके आगे बढ़ेगी। जयस्तंभ चौक से होते हुए अपने दर्शकों को रूट बता दे कि जयस्तंभ चौक से होते हुए सिटी कोतवाली जाएगी, सिटी कोतवाली से सदर बाजार होते हुए लाखेनगर, और लाखेनगर के बाद जो है वो कंकालीन पारा होते हुए लाखेनगर और सुंदरनगर होते हुए जो है वो सीधे जो है वो महादेव घाट में जाके इन तमाम झांकियों का जो गणेश की प्रतिमा है उसका जो है वो विसर्जन किया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये यहीं से झांकी के जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग का टेबल लगा हुआ है, जो तमाम यहाँ पे टेबल लगा हुआ है, ये इसी टेबल पे जो है नंबरिंग की जाएगी। देखिए पुलिस के अधिकारी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां है। सर क्या कुछ तैयारियां है? काफी भीड़ आज उमड़ रही है राजधानी में। गणेश विसर्जन झांकी आज निकाली जा रही है, इसके लिए पूरी भीड़ आ रही है और बंदोबस्त लगाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था भी पर्याप्त लगाया गया है। रूट में भी और पिक से पिकेट समय में ट्रैफिक डायवर्सन किया गया है। लोग एक निश्चित जगह पर गाड़ी से आने के बाद उतर के यहाँ पैदल आ रहे हैं। नंबरिंग को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिलती थी, क्या इस साल व्यवस्था किया गया है?
इस बार नगर निगम के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पर टेबल लगा हुआ है। पहले से झांकी समितियों का मीटिंग करके उनको क्लियर कर दिया गया है कि तात्यापारा से आने वाली झांकी और एमजी रोड से आने वाली झांकी एक एक करके बारी बारी से जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए नगर निगम के अधिकारी वो भी हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई न केवल रूट पे बल्कि विसर्जन वाले जगह में, क्योंकि वहाँ भी हजारों की भीड़ पहुँचती है। निगम की पूरी तैयारी है, प्रशासन और निगम मिलकर साथ में पुलिस बल के साथ में मिलकर पूरी व्यवस्था बनाए हुए हैं और जो रूट है उसको क्लियर करवाया गया है। इस बार रूट में किसी भी प्रकार का कोई हडल ना हो और आम पब्लिक को इसका फायदा मिले, इसलिए भी क्लियर कराया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 साल बाद झांकियां निकल रही है, इसलिए जो है तैयारियां जो है वो धरातल पे दिखाई पड़ रही है। जयस्तंभ चौक की ओर हम बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देख लीजिए तमाम जितने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पुलिस के लोग हैं। सुरक्षा के लिए व्यवस्था में इंतजाम किया गया है ताकि कहीं पे किसी तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना हो। नगर निगम का स्टेज यहीं पे लगाया गया है। इस नगर निगम के स्टेज पे नंबरिंग की जाएगी और नंबरिंग करने के बाद ही जो झांकी को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक इसके आगे जो जयस्तंभ का चौक है, यहाँ पे जो है अलग अलग जो विभाग है, चाहे वो मान लीजिए नेताओं के पंडाल हो या शासकीय पंडाल हो, पंडाल की व्यवस्था की गई है। देख लीजिए जो लोग हैं, ये देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये झांकी देखने के लिए तमाम जो लोग हैं ये दूर गांव से आए हो, उनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ से पहुंचे हैं। कौन गांव से आए हो तुमन? स्टेशन रायपुर। कितना देर से बैठे हो यहाँ? वाकई शानदार नजारा है और झांकियों को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित राजधानी वासी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अब झांकियां निकलने जा रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश फिलहाल के लिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कांग्रेस का न्योता पहुंचा है। गौठान गोधन न्याय योजना, राम वन गमन परिपथ और कौशल्या माता मंदिर देखने का निमंत्रण पहुंचा है। मोहन भागवत को निमंत्रण देने कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे पहुंचे और जन्म में संघ के कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं गिरीश दुबे। आरएसएस ने कहा था कि कोई निमंत्रण नहीं मिला, उसके बाद कांग्रेस के नेता जो हैं निमंत्रण लेकर के पहुंचे हैं मोहन भागवत के पास। प्रमुख मोहन भागवत को कांग्रेस का न्योता मिला है और ये न्योता क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ गिरीश दुबे हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ आरएसएस की जहाँ बैठक चल रही है ठीक उसके सामने खड़े हैं। न्योता सौंप भी दिया है आपने, क्या कुछ कहा, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या मिल पाया? जी, मैंने उनको खबर करवाया था कि मेरी मिलने की मंशा है और मैं विधिवत उन्हें शहर कांग्रेस कमेटी रायपुर की तरफ से आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, कांग्रेस के सरकार की जो विकास कार्य हो रहे हैं और जो राम वन गमन पथ में कार्य हुआ है, जैसे कि पास में चंदखुरी हमारी माता कौशल्या का मंदिर बना है, उसका अवलोकन करें और गौठानों में प्रदेश में कई हजार गौठान तैयार हैं, उनमें से जो भी गौठान पास में है उस गौठान का अवलोकन कर निरीक्षण करें कि गौ संरक्षण कैसा हो रहा है और गौधन का न्याय छत्तीसगढ़ में गौधन के साथ कैसा किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ये चीज़ें देखें ऐसे, इसलिए ये मंशा कांग्रेस की क्यों है? देखिए, जब आप किसी विषय पे बात करते हैं और उस विषय पे कार्य कहीं होता है तो आपको भी उस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारा विचार अगर उस चीज़ पर है तो सामने वाले की विचारधारा से जब काम हो रहा है, भगवान राम गांधी जी के समय से प्रासंगिक रहे हैं। पहली बार इस तरह से देखने को मिला कि कांग्रेस का न्योता संघ प्रमुख तक के पहुंचा है और ख़ुद कांग्रेसी इसे देने के लिए संघ के जहां पूरी बैठक चल रही थी वहां पर पहुंचे थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, आरएसएस समन्वय समिति की बैठक का आखिरी दिन है आज और संघ प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी नेता मिलने के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जैनम मानस भवन पहुंचे। संघ की बैठक चल रही है, संघ की बैठक का आज आखिरी दिन है और तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मिलने आए हैं। आप देखिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल दिखाई देंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आपको दिखाई देंगे, पवन साय हैं और तमाम जो वीआईपीस हैं बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं, संघ से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ पर जाने का सिलसिला चल रहा है। और क्योंकि संघ की अहम बैठक यहाँ पर हुई है, अखिल भारतीय समन्वय बैठक,
3 दिनों तक ये बैठक चली, 10, 11 और 12 सितंबर तक। और अब बैठक ख़त्म होने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मिलने पहुँचे हैं। और एक तरह से ये कहा जा रहा था कि जो संघ की बैठक हुई है वो राष्ट्रीय स्तर की है, कई सारी रणनीतियाँ बनी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। और इस स्थिति में प्रदेश के जो नेता हैं, जो नए चुने हुए नेता हैं, और ये कहा जाता है कि संघ के करीबी जो नेता हैं वो यहाँ पर मिलने पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत भी होगी। और ये माना जा सकता है कि आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर के या फिर संघ से जो जुड़ी गतिविधियाँ हैं या संघ के समन्वय को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की तैयारियां लगातार जारी हैं। तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मांझी, चालकी, मुखिया समेत बस्तर राजा भी बैठक में मौजूद रहे, जहां समस्या और सुझाव पर लेकर बात हुई। बस्तर दशहरा में भक्तों की भीड़ को लेकर भी चिंता जताई गई, जिस पर जिला प्रशासन के साथ मिलकर हल निकाला जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बस्तर दशहरा का न्योता दिया जाएगा। हमारी पुरानी परंपरा है कि दशहरा शुरुआत से पहले एक सभी जनप्रतिनिधि, मांझी, चालकी, मुखिया, पुजारी, मेंबरीन, जिला प्रशासन अध्यक्ष सामूहिक बैठक करने का जो परंपरा है उस तरह से आज हुआ। और इस बैठक में आय व्यय अनुमानित, आगामी जो व्यय लगने वाला है खर्च लग उसका अनुमानित करते हैं। तो दोनों पिछला व्यय का भी हम लोग ने चर्चा किया, अनुमानित कितनी राशि लगना है उसका भी चर्चा हुई। और कुछ सुझाव आते हैं हमारे मांझी मुखिया से और कुछ समाज प्रमुखों से। तो भीड़ को नियंत्रण करना है, कोविड का समय है, कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है, उसको भी कैसे हम लोग पालन करते हुए इस दशहरे को संपन्न कराना, ये चर्चा हुई है। देखिए, बस्तर दशहरा की समिति नियमित हर साल होती रहती है। आज का दशहरा इसलिए क्योंकि पिछले बार जब दशहरा कमेटी की बैठक हुई थी, कोविड-19 का एक बहुत बड़ा प्रकोप था हमारे बस्तर संभाग में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। उसको देते बहुत सारे गाइडलाइन थे, उसमें चिंता की गई थी। आज के दिन पे जैसा यथावत चले आ रही बस्तर दशहरा उसके ऊपर हुई थी। और कुछ सारे ऐसी व्यवस्थाएं जिसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत लोग बस्तर दशहरा देखना चाहते हैं। तो भीड़ बढ़ रही है, तो उसको किस तरीके से हम अच्छे से काम कर सकें और साथ साथ भीड़ को किस तरीके नियंत्रित कर सकें ताकि किसी को कष्ट ना हो। जो कांकेर के अंतागढ़ का लगातार बारिश से हाल बेहाल है। 24 घंटे से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में जलभराव की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, तो वहीं कई जगह राहत काम भी शुरू हो चुके हैं। दुर्गू कोंदल क्षेत्र के कोंडे कुर्सी इलाके में कई गांव में पानी भर चुका है, कई घरों में पानी भर गया। इधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है दुर्ग कोंदल और भानु प्रतापपुर दोनों स्थानों पर। तो एहतियात को देखते हुए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है, जहां भी फसल क्षति, पशु क्षति या जनधन की हानि हुई है उसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए। दुर्ग कोंदल के कुछ क्षेत्र में जलभराव की समस्या देखने में आई है, तो पंचायत के माध्यम से उनको आसपास के समीपस्थ स्थानों में शिफ्ट करने का कार्य किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। कमलनाथ के आवास पर बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। विधानसभा में आक्रामक रुख अख्तियार करेगा विपक्ष। कारम डैम और पोषण आहार घोटाले के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। कांग्रेस पोषण आहार घोटाले मामले में सदन में स्थगन प्रस्ताव देगी। विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो सारे विधायकों के अंदर भी रोष था और जो मध्य प्रदेश की जनता के अंदर रोष है, वो लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे वो कुपोषण का महाघोटाला हो, चाहे जिस प्रकार से कारम डैम का भ्रष्टाचार, जो सिंचाई विभाग में विभिन्न बांध टूट रहे हैं, नई बनी हुई सड़कें परिवहन विभाग की टूट रही हैं, लोक निर्माण विभाग की, और साथ साथ एक नया घोटाला। और एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से ही जुड़ी। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक है। बैठक में मंत्री और विधायक पहुंचे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष की रणनीति को काउंटर करने की रणनीति बन रही है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। विपक्ष के हर मुद्दे पर
सरकार सदन में चर्चा को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। मानसून सत्र बढ़ाने पर गृह मंत्री बोले कि दिन में काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, दिन बढ़ाने कुछ नहीं होता। कांग्रेस के मुद्दे उठाने पर बोले हैं गृह मंत्री, वो जो भी मुद्दा उठाना चाहते हैं उठाएं, स्वागत है, चर्चा करें, हंगामा ना करें। विषय उठाना चाहती हूँ, स्वागत है, विपक्ष का अधिकार है विषय को उठाना। हमारी सिर्फ इतनी सी इच्छा है कि चर्चा करें, हंगामा न हो, सारगर्भित चर्चा हो। ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है और लोकतंत्र में संवाद एक सशक्त माध्यम होता है। हम हर बात का जवाब देंगे, हमारे नियम प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी जवाब आएगा हम हर जवाब देंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे हर जवाब से वो संतुष्ट हों, लेकिन हम सही जवाब दें, हमारी पूरी कोशिश। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़ गए हैं कमलनाथ की आवाज से, तो वहीं जितेंद्र भी जुड़ गए हैं सीएम हाउस से। अनुराग, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब लगता है कि कहीं ना कहीं एक सख्त रुख अख्तियार कांग्रेस करना चाहती है और अलग ही रणनीति बनाकर के सत्र में आएगी। बिल्कुल, देखिए अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव से पहले हर एक उस प्लेटफॉर्म का कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहती है जो उसको मजबूती देने का काम करे। और कांग्रेस ने जो रणनीति तय की है उसी के तहत विधानसभा का सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन बड़े मुद्दों के जरिए वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। साथ ही घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को अब जोर शोर से उठाने का प्लान जो है विपक्ष की तरफ से तैयार हुआ है, यानी कि कारम डैम लीकेज का मामला, पोषण आहार घोटाले जैसे मामलों को विपक्ष सदन के अंदर उठाएगा। साथ ही विपक्ष ने इस रणनीति पर भी काम किया है कि कल स्थगन प्रस्ताव जो है विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा पोषण आहार घोटाले पर। सभी तरह के विषयों को स्थगित करते हुए सीधे जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं सीएम हाउस से। जितेंद्र, सीएम ने बैठक ली मंत्रियों की, कितनी खास ये बैठक रही और सत्र में किस तरह से जवाब देने की रणनीति तैयार की गई है? देखिए, अगर बात करें तो सीएम हाउस में बैठक का दौर जारी है, लगातार बैठक चल रही है और जो विपक्ष हंगामा करे उसको लेकर कहीं ना कहीं नसीहत दी गई है। गृह मंत्री की बात करें, संसदीय कार्य मंत्री की बात करें तो उन्होंने नसीहत दी है कांग्रेस को और कि विपक्ष को कि वो हंगामा ना करे, सार्थक चर्चा करे। चर्चा के लिए उनके जो सवाल आएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। और साथ ही सत्र छोटा करने को लेकर उन्होंने कहा है कि सत्र छोटा करने से कुछ नहीं होता, सार्थक सवाल हो तो उस पर लेकर मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही कितनी रणनीति बना ले, मगर आखिरकार उनके ऐसे किसी बातों पर कोई हंगामा ही हो सकता है, क्योंकि सार्थक चर्चा कांग्रेस करती नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है। जी जी, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका, जितेंद्र, बहुत जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।